पहली बार केस को पढ़ा, आपको मूल भावना समझ में आ गई कि केस कहना क्या चाह रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी बार उसको बढ़िया पढ़ेंगे। बढ़िया मतलब कि कुछ विशेष बातें जो आपको लग रही है कि ये इस केस में इसके कीवर्ड्स हैं, वो हम हाईलाइट तो नहीं लाए, हाईलाइटर आपके पास नहीं रहेगा, पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको। ठीक, अंडरलाइन आप लोगों ने कर लिया। अब केस स्टडी के सोल्व करने के दौरान हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उस केस के बारे में आप विश्लेषण करें। आपने देखा होगा कभी कोई वकील के पास कोई केस जाता है तो वो क्या करता है, उस केस को पढ़ता है पहले, तो बहुत दिन इसलिए लगता है कई बार कि वो पहले केस समझता है अच्छी तरीके से, केस के हर पहलू पे चर्चा करता है कि ये केस जो आया है इस केस में क्या बातें कही गई है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ फॉल्स हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर ये केस एक नया टर्न ले सकता है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। ऐसे आप भी देखेंगे कि इस केस में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि इस केस का रुख बदल रहे हैं या इसमें ट्विस्ट डाल रहे हैं, यानी कि उन बातों को थोड़ा सा हम देखेंगे। क्योंकि आपके सामने इथिकल डायलेमा वाले प्रश्न डालेगा जनरली केस में, ऐसी स्टडी में आपके सामने इथिकल डायलेमा का प्रश्न ज़्यादातर रहेंगे, है ना। हो सकता है कुछ डायरेक्ट सीधे भी पूछ लिए जाए, एमपीपीएससी जैसे पूछता है, पर जो सामान्यतः प्रश्न रहेंगे उसमें एथिकल डायलेमा कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अब एथिकल डायलेमा आ गया मतलब नैतिक दुविधा आ गई या एथिकल डायलेमा आ गया, मतलब क्या कहें, एथिकल डायलेमा क्या होता है, डिसीजन लेना पड़ेगा पर परेशानी क्या आ रही है उसमें, दुविधा क्या आ रही है। नहीं नहीं, हाँ सही बोल रहे हो विश्वास, दोबारा बोले। मूल्यों का ह्रास होगा। नैतिक दुविधा मतलब क्या है, एक मूल्य जो है, कोई दोनों मूल्यों में से एक मूल्य के ह्रास होने का डर बना रहेगा और दोनों ही मूल्य बराबर कीमत के होंगे। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है इसमें। नैतिक दुविधा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नैतिक दुविधा होती क्या है, नैतिक दुविधा मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा, पर डिसीजन लेना पड़ेगा क्यों पड़ेगा, क्यों नहीं ले रहे, ले लो, डिसीजन लेने में क्या जा रहा है आपका। नैतिक दुविधा आ गई, डिसीजन ले लो, क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे कि समस्या हमारे सामने आ रही है कि एक तरफ ये भी मूल्य है और एक तरफ ये भी मूल्य, क्या करें, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब दो मूल्य बराबर महत्व के हों, वहां पर ह्रास होने की संभावनाएं रहती किसी एक मूल्य की, तो हमें भय रहता है कि ये मूल्य का कहीं ह्रास ना हो जाए। इसको हम फिर नैतिक दुविधा की दृष्टि से देखते हैं। तो हमें क्या रखना पड़ेगा केस स्टडी में, उन नैतिक मूल्यों के पक्षों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी नैतिक मूल्य हैं उनका देखना पड़ेगा कि इस नैतिक मूल्य में आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इसमें कौन सा नैतिक मूल्य है, इसमें कौन सा नैतिक मूल्य आ रहा है, कितने नैतिक मूल्य हैं जो इसमें आ रहे हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो उनको आइडेंटिफाई आपने कर लिया, ये आपका एक हो गया। अब उसके बाद में अगली कंडीशन क्या रहेगी केस स्टडी को सोल्व करने के लिए, हम यह देखेंगे कि ये जो नैतिक मूल्य हैं इनका महत्व कितना है, कौन सा नैतिक मूल्य सबसे ज़्यादा है। जैसे मैं कहूँ आप लोगों से कि एक तरफ है दया, ठीक है, एक तरफ है दया और एक तरफ है मानवता, तो दोनों में से किसको महत्व दोगे, मानवता को। कोई मानवता ही नहीं रहेगी तो दया किस काम की। तो यहाँ पर मानवता का मूल्य क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो फिर हमें गहराई से उन मूल्यों के बारे में विश्लेषण करना पड़ेगा कि कौन से मूल्य का महत्व ज़्यादा है। ठीक है, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मूल्यों का भी मूल्य लगाना, यानी कि विश्लेषण करना कि भाई कौन सा नैतिक मूल्य है वो ज़्यादा प्रभावी है। मूल्यों का विश्लेषण या फिर आप बोल सकते हो मूल्यांकन करना, कौन सा ज़्यादा प्रभावी है। और क्या होगा, अब कौन सा उस केस के स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर मतलब पक्षकार है, ठीक है, कौन से व्यक्ति हैं उसके स्टेक होल्डर हैं, मतलब पक्षकार हैं। पक्षकार समझ पा रहे हो क्या होता है, नहीं कोई और, हाँ
हमारे द्वारा जो केस स्टडी पढ़ी जा रही है उस केस में कितने लोग हैं जो उस केस से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, और उसका प्रभाव हमें जनरली में डायरेक्ट को पहले ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्रभाव किन किन पे पड़ेगा। इनडायरेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो केस के स्टेक होल्डर मतलब कि उसके पक्षकार हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, या फिर एक और शब्द आता है इसके लिए, अच्छा सा शब्द है हिंदी में, निकल गया, अब आ जाएगा फिर धीरे धीरे। तो स्टेक होल्डर या पक्षकार कौन कौन से, उसके बारे में हमें देख लेना है कि कितने लोग उसके पक्षकार हैं। ओके, फिर मूल्यों का विश्लेषण हो गया। अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसका, परिणामों का। ठीक है, परिणाम का विश्लेषण। हम क्या करेंगे, रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। रिजल्ट की स्पेलिंग क्या है भाई? कई बार तो मैं ना सब कुछ भूल जाता हूँ, ऐसा लगता है कि गजनी मूवी का आमिर खान हो गया हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि वो आता है ना गजनी में, 15 मिनट के लिए रहती है उसकी मेमोरी, वो हो जाता है मेरे साथ में, सब कुछ भूल जाता हूँ। रिजल्ट का एनालिसिस करना। अरे फिर देखो रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है भाई। रिजल्ट का एनालिसिस करना मतलब कि ये देखना कि इस रिजल्ट का विश्लेषण करें कि परिणाम क्या होगा, और परिणाम होगा तो उसका प्रभाव कितना होगा। परिणाम तो हमें निकालना पड़ेगा, इसका परिणाम आपको पता है, कल्पना शक्ति आपके पास है, सबके पास इमेजिनेशन पावर है, मतलब घटना घट चुकी है या घटने से पहले। इसका परिणाम, अगर घटना घट चुकी है केस स्टडी में, तो फिर देखेंगे कि उससे प्रभावित कितने हैं, तो उसके प्रभावित होने वाले को प्रभाव को कम कैसे किया जाए। और अभी घटना घटी नहीं है, आपको डिसीजन लेना है उसमें, है ना, वो घटना घटने वाली है, ऐसी परिस्थिति में प्रभाव क्या होगा उसका पूर्व विश्लेषण कर लें परिणाम का, कि परिणाम अगर इसका निकलेगा, रिजल्ट इसका आएगा, तो उसका प्रभाव कितना रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे उसका इफेक्ट का, प्रभाव कितना है, इस परिणाम का विश्लेषण हम लोग कर लेंगे। उसके बाद ये हो गया। अब हमने देख लिया कि डिसीजन ले लिया साहब, मतलब कल्पना कर ली भी आपने, डिसीजन लिया नहीं पर डिसीजन हो गया, परिणाम सामने आ गया कि इसका ये प्रभाव पड़ा। अब उस प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये छठवां पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। इसको मिटा दूं मैं। तो अगला हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, प्रभाव का कम करना, प्रभाव को कम करना। ठीक है, रिड्यूसिंग इफेक्ट, तो ये इफेक्ट को रिड्यूस करना कि कम से कम इसका प्रभाव पड़े, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि प्रभाव उसका पड़ रहा है उस घटना का, उसके प्रभाव को कम से कम किया जाए ताकि लोग प्रभावित ना हैं। और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आप को जनरली जब वो बनाया जाएगा केस स्टडी का अध्ययन करने वाला, तो आप क्या रहोगे वहाँ पर, किसी पद पर रहोगे, है ना। सामान्य आपके सामने परिस्थिति यही दी जाएगी कि आप इस पद के व्यक्ति हो, यानी कि आपके पास शक्तियाँ रहेगी। अब यूपीएससी यहीं पे ट्विस्ट दे देता है। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि विथ ग्रेटर पावर्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सत्ता या उत्तरदायित्व के साथ, सत्ता या अधिकार के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, विथ ग्रेटर पावर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आपके पास पावर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे अभी समझो, सबसे बढ़िया हम लोग क्या बनने जा रहे हैं, इंडिया क्या है, इमर्जिंग सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी विजन रखा है कि आने वाले, जब हम लोग आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन चुके होंगे। मतलब ये हमारा एक टारगेट है हम सभी का, भारतीयों का, कि हमें उस दिशा में आगे जाना है। तो अब हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई है। एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि जो भारत है, भारत मतलब इंडिया पहले गरीब देशों का, या फिर हम बोलेंगे पीड़ित देशों का प्रतिनिधि था, और अब उसकी ये जो पहचान है समय के साथ में वो खोती जा रही है। प्रश्न में थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सैम साहब समझ लीजिएगा। भारत पहले पीड़ित देशों का प्रतिनिधि था और अब उसकी ये पहचान धीरे धीरे खोती जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मतलब क्या है इसका?
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन्होंने भावना समझ ली और आपको भी समझ में आएगा प्रश्न, है ना। और जिनको नहीं आया तो एकदम लोकल में समझे, अंधों में काना राजा, कहावत सुनिए ना। तो अंधों में काना राजा कौन होता है? अब अंधे तो सारे हैं, काना मतलब कि थोड़ा जानता है। अब मान लो कि हो सकता है आप थोड़ा कम जानते हो, मैं आप में काना राजा हूँ समझ पा रहे हो मतलब मैं भी पूरा नहीं जानता हो सकता है, पर आपसे मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, हो सकता है। मैं भी ऐसा नहीं, मैं जानता ही हो सकता है, आप में से कई सारे ज़्यादा जानते हो। पर यहाँ पर बात ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा कि क्लास में देखिएगा, कभी आपने स्कूलिंग सभी लोग करके आए हैं, कॉलेज या जुड़े होंगे या कॉलेज करके आ चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि एक जैसे स्वभाव वाले लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमान से कर लेता है, एवरेज एवरेज से कर लेता है, वो लुच्छा लपंगा टाइप का रहता है तो उसे लुच्छों को ही दोस्ती हो जाती है। और एक जो रहेगा कि आलसी टाइप का आदमी, तो उनको वैसा अपने ना, जो अगर सुट्टे लगाएगा तो वो उसका ग्रुप ढूंढेगा कि सुट्टे कौन कौन लगाता है तो उनका ग्रुप बनाया जाए। मतलब जैसा आदमी रहेगा उसी के स्वभाव के अनुसार लोगों से दोस्ती होगी। तो पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पे क्या था कि भारत क्या था, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, कमज़ोर था, पिछड़ा हुआ था। तो भारत ने उन्हीं देशों के साथ में दोस्ती करी जो कि कमज़ोर थे। उन्होंने कमज़ोर देशों ने अपना ग्रुप बनाया। तो उस समय पे वो क्या थे, पीड़ित और सताए हुए थे, क्योंकि जनरली ज़्यादातर देश ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन से उनको मुक्ति मिली थी, या फिर वो यूरोप के गुलाम थे, जिनमें फ्रांस और पुर्तगाल को भी हम शामिल कर सकते हैं, कुछ को डच भी शामिल कर लेंगे, इनके गुलाम थे। तो इनसे जैसे मुक्ति मिली तो भारत ने क्या किया, उनका ग्रुप बनाया। जैसे कि आप देखोगे मिस्र, नेम के बारे में पढ़ा होगा ना आप सभी ने, भैया बता रहे थे अभी, क्या है फुल फॉर्म? नॉन अलाइंड मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलनों में जब ये इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? एक तो इंडिया था, ठीक है, और कौन था? इजिप्ट था, इजिप्ट, और जिसको हम मिस्र भी कहते हैं, और कौन था? और कौन था? एक था इंडोनेशिया, ठीक है, और कौन था भाई? दो और थे, तीन ही थे, पांच थे, दो और नाम याद नहीं आ रहे मुझे, बाद में जुड़े थे, तो तीन ही थे, ठीक है। पर वो 5 मेंबर मेन थे, मैंने जहाँ पढ़े थे। तो अब मिस्र भी उस समय पे अंग्रेजों से मुक्ति हुआ था, इंडिया भी मुक्त हुआ था, इंडोनेशिया भी, उन्हीं को मलाया प्रायद्वीप के नाम से पहले उसको जाना जाता था। इन्होंने इनसे दोस्ती करी, और जो और भी ज़्यादा कमज़ोर थे उनका ये नेता बन गया, क्योंकि उनमें थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था इंडिया। तो पहले कमज़ोर देशों का प्रतिनिधित्व करता था ये, पर अब धीरे धीरे समय के साथ इसकी पहचान लुप्त होती जा रही है बीते कई दशकों में। क्यों? क्योंकि अब वो केवल पिछड़ों का प्रतिनिधि नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है, पावरफुल कंट्री बन गया है। अब वो चाइना जैसे देश को टक्कर देने के लिए, यानी अमेरिका जैसे देश को, जब एक समय था 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस अमेरिका के ही लोगों ने हमारे ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे वो आज रशिया पे लगा रहा है, ईरान पे लगा रहा है। और वो अमेरिका आज भारत को कहता है कि भारत अमेरिका का एक मित्र नहीं, अच्छा मित्र नहीं है, ऐसा बोलता है। ऐसा कोई शब्द आता है, अनन्य मित्र है, ऐसा बोलता है कि मतलब अद्वितीय मित्र है, कुछ ऐसा बोलता है कि हटकर है, सबसे हटकर के, यूनिक, विशेष मित्र है हमारा। तो उसको भी पता है कि ये आज चाइना को टक्कर देगा हर मामले में। अमेरिका चाइना को टक्कर नहीं दे सकता। अगर अमेरिका को चाइना को टक्कर देनी तो भारत को साथ लेना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। इसीलिए रशिया से तेल खरीदने के बाद भी उसको प्रतिबंध से बचा दिया गया भारत को। सोचिए, अमेरिका जैसा देश भारत के लिए 90s के दौर को देखो, जब उसने प्रतिबंध समेत लगा दिए थे भारत पर, और आज के दौर को देखो 20 साल बाद ही, आज के दौर में देखो उसने अपना कानून पास किया था। शायद आप लोगों ने IR में पढ़ा हो, काटसा, ये अमेरिका का कानून है, काटसा एक्ट। यह है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। काउंटरिंग अमेरिकाज थ्रू सैंक्शन एक्ट मतलब क्या है, जो भी अमेरिका के शत्रु राष्ट्र हैं, बोलूँ क्या फुल फॉर्म? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। हिंदी आप निकाल लेना, हिंदी नहीं आता, इंग्लिश याद रखना। तो इस एक्ट में जो अमेरिका ने अपनी संसद में पास किया, क्यों किया कि जो भी अमेरिका के दुश्मन रहेंगे, यानी कि जो अमेरिका से विरोध रखते हैं, उन पर अमेरिका इस कानून के तहत प्रतिबंध लगा देगा, और जो मेरे दुश्मनों का दोस्त रहेगा वो भी मेरा दुश्मन रहेगा, ये अमेरिका ने कह दिया। तो अमेरिका के दुश्मन कौन? 3 परंपरागत दुश्मन है अमेरिका के।
एक रशिया है, एक ईरान है, एक उत्तर कोरिया है, उसके परंपरागत दुश्मन है। उन तीनों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। चाइना को दुश्मन नहीं माना भी उन्होंने, पर अब धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है, मान लेगा। ठीक, तो अभी क्या है, उसने कहा कि अगर इनसे जो दोस्ती रखेगा वो मेरा भी दुश्मन है। पर भारत के लिए, भारत ने कहा कि मैं तो अमेरिका से भी दोस्ती, मैं तो इससे भी, रशिया से भी दोस्ती रखूंगा, दम में तो रोक के दिखा लो, मैं तो उससे क्रूड ऑयल भी खरीदूंगा, कच्चा तेल भी, और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदूंगा, और ये मेरी राष्ट्रीय हित के लिए सर्वोपरि, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अमेरिका ने क्या लिख के कानून में संशोधन करना पड़ा और क्या बोला, भारत को इससे छूट दी जाती है, भारत अपवाद है। मतलब भारत पे बैन नहीं लगाएंगे, बाकी पे लगा देंगे। पाकिस्तान पे लगा दिया बेचारे से, ईरान से दोस्ती करने के चक्कर में। ठीक है, तो ईरान से नहीं, किसी और से दोस्ती किया उसने। तो ये है, ऐसे कई सारे देशों के साथ में उसने प्रतिबंध लगा रखा है। तो आज उसको पता है कि ये सुपर पावर बनता जा रहा है। अब भारत सुपर पावर बन रहा है, इसी के साथ इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है। विथ ग्रेटर पावर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी उपलब्धियों के साथ व्यक्ति के साथ बड़ी उत्तरदायित्व भी मिलते हैं। आप लोग भी एक बड़े पद पर जाओगे तो आपको भी क्या मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। और फिर दूसरी बार फिर यूपीएससी कहता है, अब्राहम लिंकन का कथन था, उनसे पूछा, उनके कथन को शायद 2016 या 2015 में पूछा गया था इसमें, एथिक्स में ही प्रश्न था कि परिस्थिति में, या बोलेंगे कठिनाइयों में या फिर संकट में तो सभी अपनी नैतिकता का परिचय दे देते हैं सामान्यतः, अगर किसी का चरित्र जानना है तो उसको पावर्स दे दो, मतलब शक्तियां दे दो। ये कहा अब्राहम लिंकन ने, और 2015 या 16 में यूपीएससी ने पूछ लिया। यानी कि शक्ति दे दो उसको, पता चल जाएगा कि औकात कितनी है। मतलब कि उसकी चरित्र सामने तभी आएगा जब उसको हाथ में आप शक्ति दे दो। समझ पाए? वो सारे लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा कि पैसा हाथ में आते ही बदल गया, नौकरी मिलते ही बदल गया या बदल गई। तो यहाँ पर क्या है कि उसके पास शक्ति आ गई तो उसका जो चरित्र दबा हुआ था वो उभर कर सामने आ गया। चरित्र पहले से मौजूद था पर वो उभर कर सामने आ गया जब उसके पास शक्ति आ गई। तो भारत को भी क्या है, उसके साथ में ग्रेटर पावर्स है, तो अब उसके सामने कुछ जिम्मेदारी आ रही है उन देशों के प्रति जो कि भारत के ऊपर आस लगाकर बैठे हुए हैं कि भारत अगर मजबूत होगा एशिया क्षेत्र में, क्योंकि चाइना को तो देख चुके हैं सभी लोग, चाइना को तो देख चुके हैं, चाइना किस उद्देश्य से दूसरे की भलाई करता है। श्रीलंका का उदाहरण देख लो, ठीक है, पाकिस्तान का देख लो। अब भारत के साथ में ये पावर है, आपके साथ में भी पावर रहेगी। मैं भारत के उदाहरण से आपको कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए IR पे चला गया था कि आपके पास पावर आएगी तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपका एक एक डिसीजन बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। अब उस डिसीजन में आप क्या करोगे, उस डिसीजन में आप ध्यान रखोगे कि एक समाज के एक तबके पर कितना प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मानवता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। उन सभी चीज़ों को आपको विश्लेषण करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिणामों का प्रभाव को कम करने का प्रयास करना है, और इसके साथ में ही हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके पास पावर्स क्या रहेंगे, यहाँ पर संसाधन। ठीक है भाई, तो संसाधनों का आकलन करना। ठीक है, आकलन मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। अब रिसोर्सेज जितने आपके पास अवेलेबल हैं उसके देखेंगे कि मैं इतने रिसोर्सेज में कितने लोगों को बचा सकता हूँ। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनरली डिजास्टर पे जो केस स्टडी दी जाती है वहाँ पर आपको संसाधनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। अगला क्या करना है, अध्ययन करना। किस चीज़ का, प्रभावितों का, मतलब उनकी उम्र कितनी है, वो कमजोर कितने हैं। कमजोर मतलब आर्थिक रूप से बता रहा हूं यहाँ पर, है ना, कमजोर, या शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं। ठीक, वो है ना, वो महत्व वाले कितने हैं, यानी कि महत्व का पता करना है कि उसका महत्व कितना है। ठीक, जैसे ऐसे इन उदाहरणों से समझो कि संबंधित व्यक्ति उम्र में कितना है, बुजुर्ग है, युवा है, बच्चा है ना, या वयस्क है एकदम, तो उसके बारे में हम पता करेंगे कि किसको बचाना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। कमज़ोर मतलब कि वह शारीरिक कमजोरी की बात करें तो कोई दिव्यांग तो नहीं है,
कोई बुजुर्ग तो नहीं है जो शरीर से सक्षम नहीं है, तो उसको बचाना ज़्यादा जरूरी है। युवा तो हो सकता है कुछ समय के लिए सर्वाइव कर पाए, बच्चा तो नहीं है कोई, तो ये शारीरिक रूप से हो गई। अब आर्थिक रूप से कमजोर की अगर कोई अन्य आपदा की बात चल रही है कि इसके पास संसाधन नहीं है, जैसे कोई कमजोर में कोई सा भी वर्ग हो सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे वो पिछड़े तबके का व्यक्ति हो, तो उसको हम देखेंगे। ठीक, महत्व मतलब उसका महत्व कितना है मानव संसाधन के रूप में। अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो उसको बचाना और ज़्यादा जरूरी है। क्यों? आपने देखा होगा ना, कई सारे घटनाओं में सैनिक अपनी जान दे देते हैं पर नेता को आंच नहीं आने देते हैं। जो कमांडो रहते हैं, हमारे जो वीआईपी या वीवीआईपी की सिक्योरिटी देते हैं, वो खुद जान दे देते हैं, क्योंकि उनकी जान की कीमत उस व्यक्ति की तुलना में, मानवता की दृष्टि से नहीं कह रहे, नैतिकता की दृष्टि से मानव बराबर, पर अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें या फिर एक तुलनात्मक रूप से देखें तो उस नेता की जान उसकी तुलना में ज़्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो किसी समाज को नई दिशा दे रहा है, तो उसका बचना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए क्या होता है, कई बार हमें जनप्रतिनिधि को ज़्यादा महत्व देना पड़ता है। कई बार हमें बड़े अधिकारी को, आप देखोगे कलेक्टर के साथ में हमेशा गार्ड क्यों घूमता है? क्या गार्ड का अपना जीवन नहीं है? वो भी गोली तो उसके भी पड़ सकती है, पर कलेक्टर का जीवन ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, ऐसे आप जितना बड़ा अधिकारी देखोगे उसके साथ सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा है। आप अजीत डोभाल जी के बारे में जानते होंगे, कौन है? हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA इंडिया के। तो वो क्या है, उनके साथ आप देखोगे उनके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी चलती है, जबकि वो भी एक IPS ऑफिसर है और बहुत सारी सिक्योरिटी, क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चिंतन करने वाले एक बड़े व्यक्ति हैं। उनका चिंतन राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अगर उनका होना या ना होना एक राष्ट्र के लिए क्षति हो सकती है, इसलिए उसको बचना ज़्यादा जरूरी है। तो उसका हम महत्व भी देखेंगे। समझ पा रहे हो ना? हाँ, ठीक, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब हमारे पास संसाधन भी हो गए, उसका प्रभाव भी हमें पता चल गया। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना है। अब हमारा आ गया अंत में डिसीजन। अब डिसीजन हमें लेना है, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हम डिसीजन तो ले रहे हैं, पर क्या डिसीजन लेने से पहले हम उस केस में पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं थे, प्रिजुडाइज तो नहीं थे? नहीं तो अगर डिसीजन वो होगा, वो हमारा क्या होगा, दूषित ही होगा। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से आपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए, किसी विशेष टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, तो आपका डिसीजन क्या होगा, दूषित होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि उस केस में हमें एकदम सभी पहलुओं को बढ़िया ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि किसी एक पहलू पर आपका प्रभाव ज़्यादा हो। तो डिसीजन लेने के लिए उस केस के बारे में हमें एकदम न्यूट्रल रहना पड़ेगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा उस केस से, तब आप स्वतंत्र होकर के निर्णय अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये समझ में आई ये सारी बातें? एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ आपको कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है केस स्टडी के करने के दौरान। कि केस स्टडी करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले प्रकरण जो है, मामला जो है, उसको एकदम एक स्पीड में पढ़ डालो ताकि उसकी मूल भावना समझ में आए। फिर सेकंड रीडिंग जब आप उसकी करेंगे तो सेकंड रीडिंग के दौरान आप उसको क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नहीं भी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें महत्वपूर्ण की पॉइंट ये है, उनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि उस केस में समस्या क्या है, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने किया। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, अब आप देखेंगे कि स्टेक होल्डर कौन है, यानी कि प्रभावित समूह कौन कौन से हैं, पक्षकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखेंगे। और उसमें ध्यान रखने के बाद हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से नैतिक मूल्य हैं जिनका ह्रास हो रहा है, या नैतिक मूल्य कौन कौन से इसमें शामिल हैं। नैतिक मूल्य शामिल है, फिर हम मूल्यों का भी मूल्य लगाएंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा नैतिक मूल्य ज़्यादा प्रभावी है, कौन सा कम महत्व का है। उसके बाद में आप संसाधनों का विश्लेषण करेंगे कि मेरे पास संसाधन कितने हैं। फिर प्रभावितों का आकलन करेंगे कि प्रभावित जो समूह हैं वह प्रभावित समूह कौन कौन से हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी स्थिति कैसी है, उनका महत्व कितना है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद संसाधन आपके पास है, अब आपको डिसीजन देखना, मन में डिसीजन ले लेना है। फिर मन में डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन का आपको है ना विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, कौन से डिसीजन का प्रभाव कितना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिसीजन का भी गुण दोषों का मूल्यांकन कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखने के बाद आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कैसे स्टडी करें?
हाँ, ये बातें आप अगर आपको पता है तो आप आराम से कोई सा भी केस सोल्व कर दोगे। ये यूपीएससी में पूछा गया था भाई, कब पूछा गया था ये थोड़ा देखेंगे। पढ़ा आप लोगों ने ये घर पे जा करके? हाँ, चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। आप एक सरकारी कार्यालय में अपने विभाग के निदेशक में सहायक, आपके विभाग के निदेशक के रूप में आप क्या हो? सहायक के रूप में कार्यरत एक युवा हो। अब देखो आपकी कंडीशन क्या होती जा रही है यहाँ पर, है ना। आप एक युवा हो, उच्चाकांक्षी हो, मतलब कि आपकी डिजायर ऊंची है, या मतलब आपका एम्बिशन बड़ा है, मुझे बहुत आगे तक जाना है। निष्कपट कर्मचारी है, जैसा कि आपने अभी पद ग्रहण किया है, आपको सीखने और प्रगति की आवश्यकता है, हाल ही में ज्वाइन किया है, ठीक। भाग्यवश आपका उच्चस्थ बहुत दयालु है, सामने वाले को आप फंसा रहे आपको ये, ठीक है। उच्चस्थ मतलब आपका जो सीनियर है वो क्या है, बड़ा दयालु आदमी है, अपने कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है, आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, बहुत बुद्धिमान भी है, पूर्ण जानकार व्यक्ति है, यानी कि हम बोलेंगे एक प्रकार से कंप्लीट मैन है। हालांकि मैं नहीं मानता कंप्लीट कोई होता नहीं है, पर उसने कंडीशन डाली है भाई पूर्ण जानकार, मतलब कि उस फील्ड का तो वो पूर्ण जानकार होगा, ठीक। जैसे विभिन्न विभागों का ज्ञान है, ओके। संक्षेप में हम लोग कहते हैं कि वह आप अपने बॉस का सम्मान करते हैं, उससे सीखने के आप उत्सुक हैं, मतलब एक्साइटेड है, उससे आपको कुछ सीखने को मिले। जैसा कि आपके साथ बॉस के संबंध अच्छे हैं, वह आप पर निर्भर रहने लगा है, ठीक। वो अब उसको लगता है कि ये मेरा एकदम जिगरी है, और जिगरी है तो ये मेरा कोई भी काम कर देगा, या मुझे इस पर विश्वास है, ये पीछे नहीं हटेगा। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी, वो घर चला गया, उसने बुलाया कि और आपको उससे मिलने जाना था, तो आप उससे मिलने चले गए, ठीक। और आप उससे मिलने गए तो घर में घुसने से पहले ही आपने देखा कि उस घर में एक महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब फंसा रहा है वो आपको, है ना। महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और कुछ समय बाद में दरवाज़ा खुलता है और आपका बॉस आपसे बढ़िया इत्मीनान के साथ में बैठ करके बातें करने लगता है। और आप देखते हैं कमरे के बाहर आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, मतलब कि महिला, ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति की पत्नी थी। तो आपको क्या महसूस हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जो है, मतलब जो आपका सीनियर है, दयालु है, ट्रेंड करने के लिए तैयार है, बुद्धिमान है, वाइस मैन है, और पूर्ण जानकार व्यक्ति है, आपको सिखाने के लिए भी इच्छुक है, पर क्या है, उसका अपनी पत्नी के साथ व्यवहार खराब है भाई, है ना। यह उसकी कमजोरी है, अपनी पत्नी से मारपीट करता है, पत्नी ठीक रूप से शिक्षित नहीं है, अपने पति की तुलना में क्या है, सरल महिला है। और आप देखते हैं कि आपका बॉस कार्यालय में अच्छा व्यक्ति है, मतलब वर्क पैलेस पे वो एक अच्छा मैन है ना, वाइस मैन है, अच्छा व्यक्ति है, जेंटलमैन है एक प्रकार से, परंतु वह घरेलू हिंसा में संलिप्त है, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस वो करता है भाई। अब डोमेस्टिक वायलेंस वो करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कह रहा है कि आपके सामने निम्न विकल्प बचे हैं, प्रत्येक विकल्प का परिणामों के साथ विश्लेषण करो, ठीक है। रिजल्ट भी आप देखोगे और एनालिसिस भी आप करोगे। अब विकल्प कौन कौन से, इसको देखें। पहला क, इसको ध्यान में रखना, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि वह उसका व्यक्तिगत मामला है। मतलब बोलेंगे यार बॉस का पर्सनल मैटर है, मैं क्यों बीच में कबाब में हड्डी बनूं। तो इसका पॉजिटिव वो कहना चाह रहा है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आप लोग बताओ, उधर उसको मत देखो, अपने स्तर पे बताओ। आप जनरल आपने क्या समझ लिया ना, मामला क्या है, एक बार में समझ में आ गया। अब बताओ, अगर आपके मन में ये विचार आता है, आपके सामने विकल्प यही है कि आपने उसको नेग्लेक्ट किया, मतलब आपने अवॉइड किया कि छोड़ो, चिंता मत करो, है ना, जो हो बॉस का अपना व्यक्तिगत मामला है, मुझे क्या लेना देना। ऐसे में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बताओ। हाँ, ये हो गया, और पहले पॉजिटिव बताओ। ठीक, हाँ।
ठीक है, ठीक। और हाँ, हाँ, ठीक, हाँ, पहले हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अभी नेगेटिव भी नहीं आया है ना। तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव बताएं। सब पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हो, बताओ ना। बॉस के बारे में बताओ कुछ। हाँ, और रखना नहीं है, वो तो हमारा बॉस ऑलरेडी है। मतलब उसकी बुद्धिमानी का एक महत्व है। ठीक, ठीक है, बुद्धिमानी का महत्व है। हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये तो हो गया। पता चल गया आपको कि पत्नी को पीटा है उसने, है ना। हाँ, आगे बताओ। क्या नाम है आपका? कीर्ति। पहले